स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बेंगलुरु यानी कि इंडिया की आईटी कैपिटल और जिसे इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। दोस्तों, आज आईटी फील्ड में शहर ने अपनी धूम मचा के रखी है। आज भारत जो वर्ल्ड वाइड अपनी आईटी सर्विसेज के लिए जाना जाता है, लेकिन बेंगलुरु से 576 किलोमीटर दूर नॉर्थ में एक ऐसे शहर का इमरजेंस हो रहा है जो आने वाले टाइम में आईटी फील्ड में बेंगलुरु को भी पछाड़ने का मादा रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की। दोस्तों, हैदराबाद जो कुछ टाइम पहले सिर्फ अपनी बिरयानी और कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता था, आज आईटी फील्ड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गया है। और जिस स्पीड से गवर्नमेंट हैदराबाद में आईटी पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण कर रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हैदराबाद बेंगलुरु को पछाड़कर इंडिया की नंबर 1 आईटी सिटी बन जाएगा। देखा जाए तो उसने निसंदेह ही आईटी फील्ड में बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद की डिबेट को जन्म दे दिया है। और अब बहस ये हो रही है कि आईटी उद्योगों के लिए आखिर कौन सा शहर बेहतर है और कंपनीज को दोनों शहरों में से किस शहर में अपने ऑफिस खोलने चाहिए। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम दोनों शहरों की आईटी इकोनॉमी पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईटी फील्ड में दोनों शहरों में से कौन सा शहर सबसे बेहतर है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों शहर किस तरीके से भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों बेंगलुरु को इंडिया का आईटी हब कहा जाता है और बेंगलुरु में ऐसा क्या है जो दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों को बेंगलुरु की ओर खींचे लाती है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी होने के साथ ही 11 मिलियन की आबादी वाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है। साथ ही इस पॉपुलेशन के साथ ये वर्ल्ड की 27वीं सबसे बड़ी सिटी बन जाती है और मल्टीपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और आईटी पार्क्स के होने की वजह से इसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मल्टीपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उन एरियाज को कहा जाता है जो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जहां टैक्स में पर्याप्त छूट मिलती है, जहां लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती हैं और इस टाइप के एरिया की बेंगलुरु में भरमार है। बेंगलुरु एक शानदार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराकर दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज का फेवरेट बना हुआ है। बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर सर्विस दुनिया की सबसे तेज सर्विसेज में से एक है, जिससे कंपनीज को डेटा और फंड्स ट्रांसफर करने में मिनटों का समय लगता है और यही कारण है कि वर्ल्ड की 80% आईटी कंपनीज के ऑफिसेज बेंगलुरु में मौजूद हैं। दोस्तों, अकेले बेंगलुरु की GDP $110 बिलियन है, जो कर्नाटक की कुल GDP का 87% है। साथ ही बेंगलुरु आईटी हब भारत के टोटल आईटी एक्सपोर्ट में सबसे अधिक लगभग 34 से 40% का योगदान देता है। यहाँ तक कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेंगलुरु को दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में से घोषित किया गया है। साथ ही टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये वर्ल्ड के टॉप 30 शहरों में से एक है और जिस स्पीड से बेंगलुरु ग्रो कर रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही US की सिलिकॉन वैली से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बेंगलुरु में ऐसा क्या खास है जो इसको भारत का आईटी हब कहा जाता है, साथ ही दुनिया भर की कंपनियों का इतना फेवरेट क्यों बना हुआ है। दरअसल बेंगलुरु के आईटी इंडस्ट्री से आए रेवेन्यू से ही आज इंडिया वर्ल्ड वाइड आईटी के टॉप प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित कर पाया है। बेंगलुरु में 30 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन और आईटी पार्क मौजूद हैं, जिनमें से मोस्टली सिर्फ आईटी और आईटीज कंपनी के लिए ही डेडिकेटेड हैं। दोस्तों, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 24/7 बिजली आती है, जिस वजह से कंपनीज को रन करने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही बेंगलुरु में कंपनी को शुरू करने के लिए लाल फीताशाही को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। या फिर कोई कंपनी खोलना चाहता है तो वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से नई कंपनी को स्थापित कर सकता है,
जिससे समय और पैसे दोनों की बहुत बचत होती है। दोस्तों इन सब के अलावा नई कंपनीज जो बड़ी मात्रा में वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स और इंजीनियर की तलाश में होती हैं। बेंगलुरु से एक झटके में उनको बड़ी मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड हो जाता है और ये ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स के मामले में तो टॉप क्लास होता ही है, साथ ही बाकी देशों के मुकाबले सस्ता भी होता है। देखा जाए तो बेंगलुरु में अकेले 15 लाख से ज्यादा हाईली स्किल्ड IT एक्सपर्ट्स हैं, जिनका आने वाले समय में 80 लाख तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है और इस वजह से भी दुनिया भर की कंपनीज बेंगलुरु में आकर अपना ऑफिस खोलती हैं। दोस्तों बेंगलुरु कई मायनों में बहुत ही सिस्टमेटिक और एडवांस सिटी है। सिटी मोमेंटम इंडेक्स द्वारा इस शहर को मोस्ट डायनेमिक सिटी इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कई मौकों पर बेंगलुरु की तारीफ कर चुका है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, TCS, Amazon, विप्रो, एक्सेंचर, इंटेल, ऑरेकल और SAP जैसी कंपनियों ने अपने ऑफिसेज बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किए हैं। देखा जाए तो भारत के सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स बेंगलुरु से ही निकले हैं, जिनमें ज़ूमकार, ग्रो, स्विगी, रेजरपे, डंजो और ओयो जैसी कंपनियां सभी बेंगलुरु से ही हैं और प्रेजेंट टाइम में बेंगलुरु में 13,000 से ज्यादा अभी करंटली रनिंग स्टार्टअप्स मौजूद हैं। दोस्तों इंडियन और स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए सभी अवसर प्रोवाइड कराते हैं और बाकी फाइनेंशियल हेल्प के जरिए गवर्नमेंट इन स्टार्टअप्स को रन करने में मदद करती है। दोस्तों बेंगलुरु में बस स्टार्टअप ही नहीं बल्कि इस तरह से टैक्स में छूट बाकी कंपनीज को भी मिलता है और यही वजह है कि बेंगलुरु आज IT फील्ड में कंपनीज की पहली पसंद बना हुआ है। देखा जाए तो आज हर कंपनी अपना ऑफिस बेंगलुरु में खोलना चाहती है और बेंगलुरु की इन्हीं खासियतों के चलते इसे IT सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब बेंगलुरु सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, उसी टाइम पीछे पीछे एक ऐसे शहर का भी इमरजेंस हो रहा था जो कहीं न कहीं बेंगलुरु के ही नक्शे कदम पर चल रहा था। 1990 में इकोनॉमी के खुलने के बाद इस शहर ने भी IT फील्ड में पर्याप्त ग्रोथ दिखाई, लेकिन आज के डेट में शहर अपनी ग्रोथ और विजन से बेंगलुरु को भी टक्कर दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की। दोस्तों अब हम हैदराबाद की IT इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों हैदराबाद का कंपैरिजन बेंगलुरु से किया जा रहा है। साथ ही ये भी समझेंगे कि वहां पर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं जो हैदराबाद को IT में आगे ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये है 9.7 मिलियन की आबादी वाला भारत का छठा सबसे बड़ा शहर हैदराबाद, जो हमेशा से अपने इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपरा और सबसे इम्पोर्टेंट फूड के लिए फेमस रहा है। वो प्रेजेंट टाइम में बेंगलुरु के बाद IT और ITs कंपनीज को रन करने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया है। दोस्तों के लिए हैदराबाद के दम पर तेलंगाना के IT और ITs एक्सपोर्ट साल 2014 के मुकाबले साल 2021 में टोटल 11.32% तक बढ़ गए हैं। हाईटेक सिटी नाम के अपने एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर हैदराबाद दुनिया भर की कंपनीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, मोटोरोला, ऑरेकल, याहू, HP, Amazon.com, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और फेसबुक जैसी कई और भी कंपनियां आज हैदराबाद में मौजूद हैं। हैदराबाद अकेले $74 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर इंडिया की 5th सबसे बड़ी प्रोडक्टिव सिटी है। साथ ही अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी हैदराबाद में मौजूद है और इन सब के अलावा भारत की मेन IT कंपनीज जैसे कि TCS, विप्रो, HCL और टेक महिंद्रा के रिसर्च सेंटर्स भी हैदराबाद में मौजूद हैं और यही वजह है कि साइबराबाद कहे जाने वाले हैदराबाद को अब वर्ल्ड के टॉप IT सेंटर के रूप में गिना जाने लगा है। लेकिन दोस्तों हैदराबाद में प्रेजेंट में ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए जिसकी वजह से इसको बेंगलुरु के लिए खतरा बताया जा रहा है? आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट अपने स्तर पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर हैदराबाद को वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के लिए रेडी कर रही है। देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टैक्स माफी तक वहां की तेलंगाना सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो विदेशी कंपनियों को लुभा सके और कहीं न कहीं वो इस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टी हब यानी कि टेक्नोलॉजी हब नाम से एक विजनरी प्रोजेक्ट को साल 2015 में हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। दोस्तों टी हब ने हैदराबाद के साथ ही ओवरऑल इंडिया में भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसकी सफलता के बाद से एक बार फिर से हैदराबाद में ही टी हब 2.0 नाम से वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनोवेशन हब बनाने की तैयारी चल रही है, जो टेक्नोलॉजी के लिए सुविधा प्रोवाइड करने के मामले में पहले वाले से कई गुना बेहतर होगा। IT सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट हैदराबाद में कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है, जिनमें 10 एकर्स में फैले 1000 करोड़ के IT टावर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो कंपनीज और स्टार्टअप को सस्ते में वर्ल्ड क्लास ऑफिस प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों इसके अलावा हैदराबाद का बेंगलुरु को टक्कर देने के पीछे हैदराबाद की वर्ल्ड क्लास हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है। मौजूदा समय में हैदराबाद अपनी लो कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाई वर्क अपॉर्चुनिटीज की वजह से देश भर से इंजीनियर्स को बुलावा दे रही है। आज वर्कर्स बेंगलुरु के महंगे होने की वजह से हैदराबाद में शिफ्ट होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही हैदराबाद में इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ ही 350 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं, जो यहाँ की कंपनीज की बड़ी मात्रा में ह्यूमन रिसोर्सेज की मांग को पूरा कर देते हैं
और देखा जाए तो हैदराबाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा हैदराबाद के लिए प्लस पॉइंट ये है कि बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली एनसीआर जैसे अन्य महानगरों की तुलना में यहाँ पर रियल एस्टेट की लागत काफी कम है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कंपनीज कम पैसों में हाईली एडवांस ऑफिस को यूज कर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए अपनी लागत को कम कर देते हैं, जो कि एक बड़ा फैक्टर है जिससे कंपनीज हैदराबाद में स्टैब्लिश हो रही हैं। साथ ही गवर्नमेंट फ्लाईओवर, ब्रिजेस और मेट्रो बनवाकर वर्कर्स और कंपनीज को एक स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा रही है। देखा जाए तो बेंगलुरु की तरह हैदराबाद में भी 24 घंटे बिजली की सुविधा रखी गई है, जिससे ऑफिस वर्क में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस न आने पाए, और इसी वजह से हैदराबाद भी कंपनीज का फेवरेट होता जा रहा है। दोस्तों, इन सब के अलावा वैश्विक ई कॉमर्स फर्म अमेजन ने सबसे बड़े गोदाम के लिए हैदराबाद को चुना है, जो 2 मिलियन प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की क्षमता रखता है। और इसके अलावा ऊबर $49 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ राबाद में एक अत्याधुनिक फैसिलिटी को स्थापित कर रहा है, जो इस कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फैसिलिटी होगी। साथ ही आपको बता दें कि हैदराबाद क्राइम रेट्स के मामले में भी बेंगलुरु से बेहतर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साल 2021 के डेटा के मुताबिक हैदराबाद देश की तीसरी सबसे सेफेस्ट मेट्रो सिटी है, जिससे आगे सिर्फ कोलकाता और पुणे जैसे शहर हैं। सेफ्टी के स्केल पर जहां बेंगलुरु का स्केल 46.23 है, वहीं हैदराबाद का स्कोर 57.07 है। ऐसे में बेटर सेफ्टी भी कहीं न कहीं कंपनीज को हैदराबाद में लोकेट होने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा हैदराबाद की परफॉर्मेंस का असर तेलंगाना की ओवरऑल जीडीपी पर भी पड़ रहा है। साल 2020 के डेटा के मुताबिक तेलंगाना की जीडीपी में 18% की ग्रोथ देखी गई थी। हैदराबाद की परफॉर्मेंस की वजह से तेलंगाना की नेट स्टेट वैल्यू एडेड, जो 2014-15 में 16,930 करोड़ थी, वो 2020 और 21 में बढ़कर 8,10,503 करोड़ हो गई है। दोस्तों, 2021 में ही हैदराबाद की आईटी एक्सपोर्ट्स 1,45,520 करोड़ यानी कि लगभग $20 बिलियन थी, और मौजूदा समय में हैदराबाद में 1500 से ज्यादा आईटी और आईटीज कंपनीज रन कर रही हैं, जो लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रही हैं। रैंकिंग की बात करें तो हैदराबाद सिटी भी मोमेंटम इंडेक्स में दूसरे स्थान पर आता है। मर्सर्स 21st एनुअल क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में हैदराबाद ने इंडिया में लगातार अपनी टॉप पोजीशन को बरकरार रखा है। वहीं वर्ल्ड रैंकिंग में हैदराबाद ने 143 रैंक अचीव की है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि इस मामले में बेंगलुरु की रैंक 149 है, जो कि हैदराबाद से नीचे है। इन सब के अलावा एयरबोर्ड फाउंडेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2020 का खिताब दिया है। साथ ही 2019 में हैदराबाद ने यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का टाइटल भी जीता था। दोस्तों, इन सब के अलावा ऑफिस स्पेस एब्जॉर्प्शन रेट्स में हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु जैसे अन्य 5 मेट्रो शहरों में सबसे आगे है। हैदराबाद ने साल 2021 की दूसरी तिमाही में 1.26 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस एब्जॉर्प्शन का एक्सपीरियंस किया, जो कि साल 2020 के कंपैरिजन में 129% ज्यादा है। दोस्तों, साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इससे पता चलता है कि हैदराबाद कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और हैदराबाद में कितनी कंपनियां या तो यहाँ पर अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर रही हैं या फिर अपना बेस यहाँ पर बना रही हैं। देखा जाए तो हैदराबाद में अभी तक 34 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्क कर रहे हैं, और 64 और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने की बात चल रही है, जिससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में हैदराबाद बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिसीव करने वाला है। दोस्तों, इन सब के अलावा हैदराबाद में आईटी सेक्टर को रफ्तार देने के लिए ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स कर दिए गए हैं, यानी कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही बेंगलुरु जहां मेजरली अपनी आईटी इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, वहीं हैदराबाद की इकोनॉमी आईटी के साथ साथ बाकी फील्ड में भी डाइवर्स है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हैदराबाद को वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और हैदराबाद में वर्ल्ड की टॉप क्लास ड्रग लेबोरेटरी है। देखा जाए तो साल 2010 तक हैदराबाद इंडिया की 1/3 दवाइयां और 16% बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता था, जिस वजह से हैदराबाद को इंडियाज फार्मास्यूटिकल कैपिटल और जीनोम वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ तक कि 18वीं सेंचुरी में हैदराबाद पूरे वर्ल्ड में इकलौता डायमंड ट्रेडिंग सेंटर था। दोस्तों, इन सब के अलावा हैदराबाद में 1950 से लेकर 1970s के बीच भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स यानी कि NFC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NMDC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO जैसी बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हैदराबाद कहीं न कहीं बेंगलुरु से एज ले जाता है, और ये सभी फैसिलिटीज कहीं न कहीं हैदराबाद को इंडिया की नेक्स्ट आईटी हब बनाने के साथ ही कॉमर्शियल कैपिटल बनाने की तैयारी कर रही हैं, और बेंगलुरु आईटी इंडस्ट्रीज के लिए एक डेंजर के रूप में सामने आ रही हैं। दोस्तों, अब हम एंडिंग रिजल्ट पर हैं, यानी कि बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद की लड़ाई में आखिर जीत किसकी हुई। देखिए, रिजल्ट जाने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही हेल्दी कंपैरिजन है। मतलब ये है कि बेंगलुरु हो या फिर हैदराबाद, अगर कोई शहर ग्रो कर रहा है तो कहीं न कहीं वो अपने राज्य की इकोनॉमी के साथ ही भारत की भी इकोनॉमी को ऊपर लेकर आ रहा है। ऐसे में आज के एनालिसिस के बाद प्रेजेंट में भले ही बेंगलुरु आईटी फील्ड में
हैदराबाद के मुकाबले एक एज लिए हुए है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हैदराबाद किसी से कम है। देखा जाए तो तेलंगाना में लंबे समय से राज्य के निर्माण के संघर्ष के चलते हैदराबाद कहीं न कहीं पीछे रह गया था, लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद हैदराबाद ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और हैदराबाद का बेंगलुरु के मुकाबले सस्ता होना उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। साथ ही हैदराबाद सिर्फ आईटी सर्विसेज पर ही डिपेंडेंट नहीं है, हैदराबाद आईटी सर्विस के अलावा बाकी के क्षेत्रों में भी आगे है और ये कमी कहीं न कहीं बेंगलुरु में देखने को मिलती है, जो मेजरली सिर्फ अपनी आईटी सर्विस के बलबूते ही अपनी इकोनॉमी को रन कर रहा है। हालांकि दोस्तों, जीते कोई भी, देखा जाए तो अंत में जीत भारत की होगी। ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों इतना ग्रो करें कि सिलिकॉन वैली जैसी दुनिया के सभी आईटी सेंटर्स को धूल चटा दें। दोस्तों, बारी है आज के सवाल की। आपको ये बताना है कि क्या सच में हैदराबाद बेंगलुरु को पछाड़ देगा या फिर दोनों राज्य साथ साथ ग्रो कर दुनिया के लिए चुनौती खड़ी करेंगे? आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।